बस 25 किलोमीटर लंबाई वाला मकरी आइलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत द्वीपों में से एक मशहूर हो चुका है। लेकिन जितनी इनमें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इस आइलैंड ने झेली हैं, शायद ही किसी और आइलैंड ने देखी हो। दिखने में तो यह आइलैंड बहुत ही पीसफुल और सीनिक लगता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे क्रिएचर्स आ गए हैं जिन्होंने पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस कर दिया। इन खतरनाक हालातों का कारण खुद इंसान ही थे। लेकिन बाद में जब इस आइलैंड को बचाने की जिम्मेदारी उठाई गई तो वहाँ की गवर्नमेंट्स ने जो स्टेप्स लिए उन्हें देखकर बाकी दुनिया भी हैरान रह गई। ऐसे रेस्टोरेशन एफर्ट्स रेयरली मिलते हैं आज के टाइम में। कौन थे वो मॉन्स्टर क्रिएचर्स जिन्होंने बर्बादी फैलाई और जिन लोगों को लगता था कि इस द्वीप को बचाया जा सकता है? क्या उन्होंने इसे बचाया या नहीं? इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। पैसिफिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है मकरी आइलैंड। लेकिन इस आइलैंड की डार्क स्टोरी की शुरुआत हुई सन 1810 में, जब कुछ समुद्री यात्री पहली बार इसे ऑफिशियली डिस्कवर किए। जब वह लोग पहली बार इस आइलैंड पर आए तब यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रही थी। बहुत ही सुंदर, शांत और पूरी तरह से अनटच्ड नेचर से भरपूर। उन्हें यहाँ हजारों की संख्या में एलिफेंट, सील्स और रॉयल पेंगुइन्स दिखे जो बहुत ही पीसफुली यहाँ रह रहे थे। इतना ही नहीं, वह मौजूद टसॉक ग्रास जिसे देखकर वह हैरान रह गए, क्योंकि वह घास इंसान जितनी ऊंचाई तक उगती थी। उसके अलावा कई अजीबोगरीब पेड़ पौधे भी उन्होंने पहली बार देखे थे। इस आइलैंड की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ के जीवों को ज़्यादा शत्रु नहीं थे। मतलब बिना किसी डर के यहाँ की वाइल्ड लाइफ बहुत शांति से अपना जीवन जी रही थी। लेकिन यहीं से इस आइलैंड की प्रॉब्लम शुरू हो गई। जब शिकारियों को यह पता चला कि इस आइलैंड पर बड़ी मात्रा में एलिफेंट, सील्स और पेंगुइन्स रहते हैं, तब वह पहली बार इस मकरी आइलैंड पर पहुंचे और यही था उस पैराडाइज जैसे आइलैंड के डाउनफॉल की शुरुआत। जब यह शिकारी एलिफेंट, सील्स और पेंगुइन्स को मारने और उन्हें ले जाने के लिए एक बड़ी नाव में इस आइलैंड पर पहुंचे, तब उनके साथ कुछ अनचाहे मेहमान भी इस द्वीप पर एंटर हुए। और वह थी छोटी लेकिन खतरनाक चूहे, रैट्स, जो चुपचाप उस जहाज में छिपकर यहाँ तक आ पहुंचे थे। शुरुआत में इन रैट्स को किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह बहुत साइलेंटली इस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो गए। लेकिन असली डरावनी बात तब सामने आई जब इनका रिप्रोडक्शन पावर लोगों को समझ में आया। आमतौर पर एक फीमेल रैट एक बार में 12 से 20 बच्चे को जन्म दे सकती है और इनकी प्रेगनेंसी पीरियड सिर्फ 19 से 21 दिन ही होती है, यानी यह एक महीने में 2 बार भी बच्चे को जन्म दे सकती है। और हैरानी की बात यह है कि इनके बच्चे सिर्फ 4 हफ्ते में ही मैच्योर हो जाते हैं और वो भी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब एक सिंगल एडल्ट रैट सिर्फ 6 महीने में अपने वंश से 500 से 1000 तक नए रैट्स पैदा कर सकते हैं। अब आप सोचिए, जब सिर्फ एक रैट इतना डैमेज कर सकती थी, तो उस जहाज से आए सारे रैट्स ने मिलकर इस मकबरी आइलैंड को एक तरह से रैट्स आइलैंड में बदल कर रख दिया। इस द्वीप पर इन रैट्स को रोकने वाला कोई नेचुरल एनिमी नहीं था। इसी वजह से यह चूहे बिना किसी डर के पूरे आइलैंड में फैल गए। और फिर क्या, वहाँ के पक्षियों के अंडे, उनके बच्चे, पेड़ पौधे, फूल फल, जो कुछ भी इनकी नज़रों में आया उसे खाते गए और धीरे धीरे इस सुंदर द्वीप को तबाह करके रख दिया। जब इन समुद्री शिकारी लोगों ने देखा कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चूहे ही नज़र आ रहे हैं, तब उन्होंने फैसला किया कि इन रैट्स को ख़त्म करना ही पड़ेगा। इस बार उन्होंने एक नया आइडिया अपनाया। उन्होंने कुछ बिल्लियों, कैट्स को इस आइलैंड पर छोड़ दिया ताकि वह इन चूहे को मारकर उनकी संख्या को कम कर सके। लेकिन यहीं से मकबरिया बके आइलैंड का दूसरा विनाश शुरू हो गया। इन शिकारी लोगों ने सोचा था कि यह बिल्लियां सारे रैट्स को खा जाएंगे और प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। इन बिल्लियों ने चूहे को मारने के बजाय आइलैंड पर मौजूद समुद्री पक्षियों पर हमला करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके लिए बर्ड्स को पकड़ना और खाना चूहे से कहीं ज़्यादा आसान थी। धीरे धीरे यह बिल्लियां हर उस पक्षी पर अटैक करने लगी जो उन्हें दिखा। हालात इतने बिगड़ गए कि एक अनुमान के अनुसार ये बिल्लियां हर साल करीब 60,000 पक्षियों को मारकर खा गई, यानी रोज़ाना लगभग 160 बर्ड्स। इस मैसिव किलिंग की वजह से इस आइलैंड की हालत बहुत ही ख़राब हो गई। खासकर पैराकीट नाम के एक पक्षी प्रजाति जो कभी यहाँ बहुत खुशहाल जीवन जीती थी, वह पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गई। इन बिल्लियों ने इस प्यारी सी प्रजाति को हमेशा के लिए मिटा दिया। यह वाकई में एक डरावनी और दुखद एनवायरमेंटल ट्रेजेडी बन गई। एक तरफ यह बिल्लियाँ रेयर बर्ड्स को खा रही थी, वहीं दूसरी ओर इन रैट्स को मारने वाला अब भी
कोई नहीं था और वह चूहे बिना किसी डर के अपनी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ाते गए। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि इन चूहे की संख्या इतनी बढ़ गई कि वे इन बिल्लियों से भी नहीं डरते। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मकरी आइलैंड पर पूरी तरह से रैट्स और बिल्लियों ही राज कर रहे थे और यहीं से इस द्वीप का तीसरा विनाश शुरू हुआ है, एक नए रूप में। असल में समुद्र में लंबी यात्राएं करने वाले नाविक अक्सर अपने जहाज में रैबिट्स खरगोश को पालते हैं ताकि अगर सफ़र के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए और खाना ख़त्म हो जाए तो सर्वाइवल के लिए उन्हें खाया जा सके। ठीक ऐसा ही एक हादसा इस आइलैंड के पास भी हुआ। एक जहाज़ को दुर्घटना हुई और उस जहाज़ में मौजूद सारे रैबिट्स किसी तरह बाहर निकलकर सीधे इस आइलैंड पर आ पहुँचे। बस फिर क्या, जितने सुंदर यह द्वीप पहले था वो खूबसूरती अब तेज़ी से मिटने लगी। इन खरगोशों ने इस आइलैंड में मौजूद सारी घासें, छोटे छोटे पौधे, हर चीज़ को खा डाला। मकरी आइलैंड जो कभी हरा भरा और स्वर्ग जैसा था वह अब धीरे धीरे एक वीरान रेगिस्तान जैसा बनता जा रहा था। अब यहाँ एक सवाल उठ सकता है, आखिर इस आइलैंड पर पहले से ही बिल्लियाँ मौजूद थी तो क्या वो रैबिट्स को नहीं मार सकती थी? असल में आमतौर पर जंगल में पाई जाने वाली वाइल्ड कैट्स ही बड़े रैबिट्स का शिकार करती है, लेकिन मकबरी आइलैंड पर जो बिल्लियाँ थी वो थी हमारे घरों में पाले जाने वाली डोमेस्टिक कैट्स। यह बिल्लियाँ छोटे रैबिट्स बेबीज़ को तो आसानी से मार सकती थी, लेकिन बड़े रैबिट्स को पकड़ना और मारने के लिए उन्हें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती थी जो उनमें नहीं थी। उसके अलावा इन बिल्लियों के लिए समुद्र के पक्षियों का शिकार करना ज़्यादा आसान और कम एनर्जी वाला काम था, इसलिए उनका पूरा ध्यान उन्हीं बर्ड्स पर ही टिका रहा। अब हालात ये हो गए थे कि ना तो इन रैट्स को मारने वाला कोई नेचुरल एनिमी था, ना ही इन रैबिट्स को खाने वाला कोई शिकारी, और यहाँ तक कि इन बिल्लियों को भी कोई खतरा नहीं था। तीनों ही स्पीसीज रैट्स, रैबिट्स और कैट्स बिना किसी डर के तेज़ी से बढ़ी जा रही थी। कुछ ही महीनों में इन खरगोशों की संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी थी। यानी आप सोच सकते हैं उस वक्त मकरी आइलैंड की हालात कितनी भयानक हो गई थी। जैसे ही यह रैबिट्स इस द्वीप पर पहुँचे उन्होंने वहाँ की सारी घास और छोटे पौधे को खा डाला। इससे वहाँ की मिट्टी की पकड़ भी कमज़ोर हो गई और फिर इसका बहुत खतरनाक नतीजा सामने आया। साल 2006 में इस आइलैंड पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। पृथ्वी की पकड़ कमज़ोर होने से अचानक भूस्खलन हुआ जिससे सैकड़ों किंग पेंगुइन्स चट्टान के नीचे दब गए और उनकी मौत हो गई। यह घटना वहां के पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बड़ा झटका थी। अब इस द्वीप पर रहने वाले यह 3 स्पीसीज रैट्स, कैट्स और रैबिट्स मिलकर इस पूरे इकोसिस्टम को पूरी तरह से इकोलॉजिकल कोलैप्स की ओर धकेलने रहे थे। लैंडस्लाइड्स कभी भी कहीं भी हो रहे थे। वहाँ की सारी ग्रीनरी लगभग खत्म हो गई थी। पक्षियों के लिए ना तो सुरक्षित जगह थी और ना ही घोंसले बनाने के लिए पेड़ पौधे बचे थे, और अगर कोई पक्षी जैसे तैसे एग्स देता भी तो वो अंडे इन जानवरों के लिए आसान शिकार बन जाते थे। रैट्स और कैट्स उन्हें तुरंत ढूंढ कर खा जाते थे। अब यह साफ हो गया था कि मकरी आइलैंड जो एक समय पर बायोडाइवर्सिटीज़ का सिंबल था, अब वो पूरी तरह से एक इकोलॉजिकल डिजास्टर जोन में बदल चुका था। इस भयानक स्थिति को समझने के बाद ऑस्ट्रेलियन और टेमेनियन सरकार ने मिलकर सबसे पहले इस द्वीप से बिल्लियों को पूरी तरह से हटाने का फैसला लिए। उन्होंने यह पता लगा कि ये बिल्लियाँ ज़्यादातर कहाँ रहती है। वहाँ GPS प्लस मोशन सेंसर्स का इस्तेमाल किया। इस तरह से साल 2000 में उन्होंने इन बिल्लियों को पकड़ने के लिए ट्रैपिंग बोनस लगाकर शुरू किया। लगातार 6 सालों तक मेहनत करने के बाद 2006 में आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि मकरी आइलैंड पर अब एक भी बिल्ली नहीं बची है। इसका असर तुरंत दिखा। जो पक्षी पहले डर की वजह से इस द्वीप से दूर हो गए थे वह अब धीरे धीरे वापस आने लगे। उन्होंने फिर से वहां रहना शुरू किया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगला बड़ा खतरा थे रैबिट्स। इन खरगोशों की संख्या बेकाबू हो चुकी थी और इनकी वजह से पूरा आइलैंड गंदगी और विनाश से भर गया था। यह रैबिट्स इस द्वीप के 90 से सर्च इससे ज़्यादा हिस्से को नष्ट कर चुके थे। इस हालात को देखकर इन एनवायरमेंटल रिसर्च ने कहा कि इस इकोसिस्टम को रिकवर होना अब बहुत मुश्किल है। इसलिए एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया और टेस्मेन सरकार ने मिलकर एक मैसिव मिशन शुरू किया। इस मिशन की टोटल कॉस्ट थी $24 मिलियन। इस मिशन का मेन उद्देश्य था मकरी आइलैंड में मौजूद सभी रैट्स और रैबिट्स को पूरी तरह से हटाना और वहां के ओरिजिनल इकोसिस्टम को वापस लाना। और सबसे पहले उन्होंने फैसला लिया कि यहाँ के सारे रैबिट्स को पूरी तरह से एलिमिनेट किया जाएगा। इस मिशन को सफल बनाने के लिए बमन वैज्ञानिकों ने एक स्पेशल बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल किया जिसे कहते हैं हेमोरेजिक डिजीज़ वायरस। अब चूंकि रैबिट्स को गाजर, कैरेट्स बहुत पसंद होते हैं तो इस वायरस से इन्फेक्ट किए गए कैरेट्स को पूरे द्वीप में फैलाकर फेंका गया। जैसे ही उन्हें कैरेट्स को रैबिट्स ने खाया उनमें वायरस फैल गया और वो धीरे धीरे मरने लगे। इस
बायोलॉजिकल ट्रिक से करीब 70% रैबिट्स खत्म हो गए, लेकिन अब भी एक बड़ी चुनौती बची थी, बाकी बचे हुए रैबिट्स और सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करने वाले रैट्स। अब इन दोनों को ख़त्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक और स्मार्ट प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर हम इन्हें विंटर सीजन यानी शीतकाल में ख़त्म करें तो पक्षियों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सर्दियों में समुद्री पक्षी इस आइलैंड को छोड़कर दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। अगर यह ऑपरेशन किसी और सीज़न में किया जाता तो खतरा यह था कि जहर खाकर मरे हुए चूहे या खरगोश को अगर पक्षी खाते तो वो भी मर सकते थे। इसलिए बहुत सोच समझकर उन्होंने सर्दियों में ही इस मिशन को अंजाम देने का फैसला किया। इस मैसिव ऑपरेशन के दौरान 300 टन जहर मिला हुआ खाना टैक्सिक बेट हेलीकॉप्टर्स के जरिए पूरे मकबरी आइलैंड पर गिराया गया। इसका असर भी ज़बरदस्त रहा। बहुत बड़ी संख्या में रैट्स और बचे हुए रैबिट्स मारे गए, लेकिन यहीं पर वैज्ञानिकों को एक बड़ा सवाल सताने लगा कि क्या वाकई में इस आइलैंड से सारे चूहे और खरगोश पूरी तरह से खत्म हो गए? क्योंकि अगर कहीं एक दो भी बच गए और वो दोबारा प्रजनन शुरू कर दे तो वही इकोलॉजिकल डिज़ास्टर फिर से लौट सकता है। इस डर की वजह से उन्होंने फाइनल स्टेप के तौर पर हाईली ट्रेड डॉग्स को इस द्वीप पर लाया, जिनकी ट्रेनिंग खास तौर पर रैट्स और रैबिट्स को सूंघ कर ढूंढ निकालने के लिए की गई थी। इन स्पेशली ट्रेन डॉग्स को इस तरह से ट्रेन किया गया था कि यह न सिर्फ रैट्स और रैबिट्स को सूंघ कर ढूंढ सके बल्कि उन्हें तुरंत पकड़कर ख़त्म भी कर सके। और जब इन कुत्तों को मकरिया आइस से आइलैंड पर छोड़ा गया तब उन्होंने अपना असली कमाल विस्वरूप दिखा दिया। यह जिस भी जगह पर रैट्स या रैबिट्स छिपे हुए थे उन्हें ढूंढ कर निकाला और पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया। धीरे धीरे जो द्वीप पहले एक बंजर रेगिस्तान जैसा बन चुका था वह अब फिर से हरा भरा और सुंदर बनना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, इस मिशन को लेकर साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इतने एकोमोडेट थे कि उन्होंने तय कर लिया कि इस बार किसी भी हालत में यह मिशन फेल नहीं होना चाहिए। इसी कारण से यह हाई ट्रेंड डॉग्स और उनकी ह्यूमन टीम्स कई महीने तक उसी द्वीप पर ही रही ताकि एक एक चूहा एक खरगोश पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अतः करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। 8 अप्रैल 2014 को ऑस्ट्रेलियन और टैस्मेनियन सरकारों ने आधिकारिक रूप से घोषणा की अब इस द्वीप पर ना कोई रैट्स है, ना कोई रैबिट और ना ही कोई कैट। इसके साथ ही मकबरी आइलैंड ने अपना पुराना वैभव फिर से हासिल कर लिया। जैसे यह द्वीप पहली बार खोजा गया था तब यह जितना खूबसूरत था अब फिर से उतना ही शानदार दिखने लगा। इस मिशन की सफलता न सिर्फ इन दोनों सरकारों के लिए एक गर्व की बात बन गई बल्कि दुनिया भर के कई देशों के इस इंस्पिरेशन की तरह देखा गया कि अगर सच्ची लगन और साइंटिफिक प्लानिंग हो तो कोई भी पर्यावरण तबाही को पलटकर फिर से जीवन दिया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।